Hello everyone, a very good morning to all of you guys. Welcome to our 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और आज का सेशन एक ब्रीफ मतलब 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा और ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो कोल इंडिया एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले 29 मार्च को। अब कोल इंडिया का नोटिफिकेशन आया था 14 फरवरी, इसके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी और उसके बाद इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो कि बहुत आसान बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम पैटर्न है। पेपर 1 है, पेपर 2 है और उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है बेस्ड ऑन द मेरिट। अब ऐसे में और हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 29 मार्च को हमारा ये एग्ज़ामिनेशन है और अगर आज के दिन से हम काउंट करें तो हमारे पास मैक्सिमम मतलब आज का दिन मिला के अगर हम काउंट करते तो हमारे पास अब 7 डेज़ हैं इन हैंड, क्योंकि 28 को हम नहीं काउंट कर रहे हैं। उस दिन हो सकता है बहुत सारे आप इसे ट्रैवल कर रहे हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम सेंटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही में इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे इस सेशन के बाद आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कोल इंडिया जैसी और बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं जो आप एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हमसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाती है क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। तो अड्डा 24/7 के इस चैनल पर आपको सभी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते हैं एंड नोटिफिकेशन के रिलीज़ होते ही हमारा पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहें। आगे बढ़ेंगे तो आज का सेशन इस बारे में कि अपना हम ये लास्ट 7 डेज में क्या करें। देखो, स्ट्रैटेजी हमेशा आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के इर्द गिर्द घूमती है ना। अब एग्जाम पैटर्न आपका बहुत सिंपल है कि भाई पेपर 1 है, पेपर 2 है जो कि आप सब लोग जानते हैं। पेपर 1 में मेरे 4 सब्जेक्ट सारे रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। क्योंकि इन 4 सब्जेक्ट्स को हमें 100 क्वेश्चन में डिवाइड कर रखा है कि इसके टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले साल मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं उसमें भी हमने ये पाया है कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 थे, यहाँ पे 25 थे, यहाँ पे 25 थे। अब इसका मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि हाँ हमें इस बार भी ऐसे ही होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस बार चेंज हो जाए। बट ये जो 25-25 का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रेफरेंस में बात करें। पिछले जो पेपर्स हैं उनमें हमने 25-25 क्वेश्चन का डिवीजन देखा है। तो उस इस बेसिस पे जाए तो हमारे पास हर सब्जेक्ट पे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, उनको 4 सब्जेक्ट में हमने 25-25 करके डिवाइड कर दिया। देन पेपर 2 ये है आता है, ये है किंग, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज के कुल मिला के टोटल हमारे पास आए 100 क्वेश्चन। अब प्रोफेशनल नॉलेज एक सिंगल, जैसे आप में से बहुत सारों ने एचआर से फिल किया है, आपने में से बहुत से ने मार्केटिंग से किया है, किसी ने फिनेंस से किया है, किसी ने लीगल से किया है, किसी ने किसी और स्ट्रीम से किया है। तो प्रोफेशनल नॉलेज आपका वो स्पेसिफिक स्ट्रीम नॉलेज पूछा जाएगा, यानी कि लीगल से किया तो यहाँ पे लीगल के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो 100 आएंगे, उसके नंबर भी 100 हैं। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल रहा है तो 200 टोटल हमारे पास क्वेश्चन है और 200 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है, जिसमें कि यस देयर इज अ पेनल्टी ऑफ नेगेटिव, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब यहाँ पे पेनल्टी जो है वो आपकी नहीं है ना। अब रॉन्ग आंसर मार्क करने में पेनल्टी नहीं, तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं बोलूँगी अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने वाले जैसे कि रीजनिंग है, क्वांट है, वहाँ पे तो इसका बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो सब्जेक्ट जहाँ पे आपका थ्योरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जनरल अवेयरनेस है, जैसे कि प्रोफेशनल नॉलेज है, हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर में 2 ऑप्शन में अटक रहे हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगी कि मैं आंसर मार्क ना करूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि यहाँ पे आपकी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो उसकी वजह से अगर मैं 2 ऑप्शन में अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ तो मैं वो चांस ले सकती हूँ, उससे मुझे बहुत रिलीफ होगा। बट केवल हमें गैस वर्क नहीं करना है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी आर वेरी डिसिप्लिन कि हम जो है आंसर हम तब गैस वर्क करें जब हम 2 ऑप्शंस में अटके हुए हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आप उसमें गैस वर्क भी करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। बट मुझे लगता है कि एक सीरियस कैंडिडेट कभी 2 ऑप्शन में उलझ गए तभी हम गैस वर्क का यूज़ करते हैं। अदरवाइज क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं तो आप हर क्वेश्चन को मार्क करना पसंद करेंगे, आप छोड़ेंगे क्यों?
दैट इज़ अनदर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे 3 आवर्स का आपका पेपर है, यानी कि टोटल टाइम मुझे 3 घंटे का मिलने वाला है, जिसमें ये सब आपके सामने होगा। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब करें क्या, तो लास्ट, अच्छा एक और चीज़, ये मैंने आपको पिछले भी एक सेशन में डिस्कस किया था कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। क्वालिफाइंग का मतलब ही क्या होता है कि केवल क्वालिफाई आपने कर लिया। जैसे कि हम 10th के एग्जाम देते थे तो हमें 100 में से 33 नंबर, 33 नंबर लेकर आने होते थे पास होने के लिए। उसका मतलब ये नहीं था कि हमने क्लास टॉप कर दी, उसका मतलब ये नहीं था कि हमने डिस्टिंक्शन आ गई, उसका मतलब ये नहीं था कि हम टॉप 10 में आ गए, है ना। 33 का मतलब था कि आपने 10th क्लास को पास कर लिया है, राइट। तो सिमिलर इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्वालिफाई करा है। दैट डज नॉट मीन कि आपने मेरिट में अपना जगह बनाई है। मेरिट में जगह बनाने के लिए आपको इस क्वालिफाइंग से काफ़ी ऊपर नंबर लाने होते हैं, ये हम सबको अब तक पता होगा। यहाँ पे जैसा कि आप पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और साथ ही साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सेक्शन के लिए इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किए हैं, विच इज़ मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर। ईच पेपर का मतलब है मेरे पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है ना। तो दोनों ही पेपर में आपको कितना नंबर लाना है, 40 नंबर लेकर आना है। 40 नंबर यहाँ 100 में से और 40 नंबर यहाँ 100 में से, तब तो जाके आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद जो है क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे तो टोटल 40 करके 80 मार्क्स आए मेरे 200 में से, है ना। 80 मार्क्स 200 में से आए तो क्या इससे मेरी मेरिट बनेगी? नहीं। आपको मेरिट में आने के लिए थोड़ा और स्कोर अपना अपग्रेड करना होगा। तो क्या किया जाए? आई थिंक अब जब 7 डेज हमारे हाथ में है तो इस टाइम पे हम उस बेसिक स्ट्रैटेजी पे तो नहीं जा सकते कि टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें। नो, दैट कैन नॉट टेक प्लेस राइट नाउ, बिकॉज अब आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो ऐसे में वो सभी एस्पिरेंट जो ऑलरेडी अपनी इस तैयारी में अच्छे से लगे हुए थे, पिछले 1-1.5 महीने से सीरियस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये 6 दिन काफ़ी काम आ सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छे से आप इसको जो है ना चैनलाइज कर सकते हो इन 6 डेज को। क्या करना है? सिंपल, फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स। मेरे पास एक सब्जेक्ट क्वांट है, दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग और तीसरा सब्जेक्ट मेरे पास इंग्लिश है। ये तीनों ही सब्जेक्ट क्या है? ये तीनों ही सब्जेक्ट आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें आपकी क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। उतना ही इसमें आपकी क्या बढ़ेगी? एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। अब नेगेटिव मार्किंग ये नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हर जगह पे हम गैस वर्क करेंगे, क्योंकि आंसर केवल मार्क करने से थोड़ा आपको नंबर मिलने वाला है। आपको नंबर मिलेगा जब आपका आंसर करेक्ट है। तो हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है। डू नॉट बी लाइक कॉम्प्लेसेंट, मतलब ऐसे अपने अंदर वो मत कर लेना कि अरे ठीक है यार नेगेटिव मार्किंग नहीं तो हम मार्क तो कर ही देंगे। डोंट डू दैट। तो आपको एक्यूरेसी पर और स्पीड पे दोनों पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश में सॉल्व ऐसे नहीं करना होता है कि आपको सॉल्व करना है, बट आपको पढ़ना है। जैसे ग्रामर एरर निकालने हैं तो आपको पढ़ना है और आपको उसका राइट आंसर मार्क करना है एज पर दी ऑप्शंस, तो आपका टाइम जाता है। तो क्वांट रीजनिंग स्पेशली ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है। इंग्लिश भी आपका प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बेटर होते रहोगे। बाकी बचा आपका पेपर 1 का एक सब्जेक्ट जो जीके वाला है ना, जनरल नॉलेज है, और पेपर 2 का आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज। ये दोनों ही आपके क्या है? कंप्लीट थ्योरी है ना। प्रोफेशनल नॉलेज जो कि हमारा किस में है? जो कि हमारा है पेपर 2 से। दोनों के दोनों आपके क्या है? थ्योरी बेस्ड है। और थ्योरी बेस्ड में अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, कुछ पढ़ा ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो अब वो टाइम है जहाँ पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। पढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले करना क्या है? उससे पहले आपको रिवीजन करना है। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं और आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो वहाँ पे डेटा आप याद नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट डेटा आप नहीं याद कर पाओगे। और जब आप एग्जैक्ट डेटा याद नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? उसमें आप किसी भी आंसर को मार्क करोगे, विच विल बी अ प्रॉब्लम अगेन, क्योंकि आपका केवल आंसर मार्क करने से आपके नंबर नहीं आने वाले। यू हैव टू मार्क एक्यूरेट राइट आंसर। तो ये जो जीके है और प्रोफेशनल नॉलेज है, इनके लिए आपको 100% अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए। अब आप कुछ नया पढ़ने से पहले जितना पहले पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, जैसे हम 10th या 12th की तैयारी करते थे, हमें पता था कि इस पर्टिकुलर एरिया से तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उसी तरीके से जो लोग लीगल से फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज, जिनकी लीगल है, जिनका HR है, जिनका मार्केटिंग है, जिनका फिनेंस है, तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भी देयर विल बी सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उनको आप रिवीजन कीजिए, उन पे आप MCQs लगाइए, और उनको ही अभी अपना कुछ नया करना है तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से करना है। रेस्ट
फॉलो दी स्ट्रैटेजी की रिवीजन किया जाए और फिर कुछ नया पकड़ा जाए। यहाँ पे जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए फॉर टू मेंटेन द स्पीड एंड एक्यूरेसी। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस समय अगर आपको लग रहा है कि मैम चैप्टर वाइज हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब हमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं चैप्टर वाइज, तो अभी के लिए आप दो स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। वन, कि आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, इनके टॉपिक वाइज कर लीजिए, उससे आपका हर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, राइट। और टॉपिक वाइज के साथ साथ हम क्या कर ले, हम फिर पूरा एंटायर मॉक लगा ले, बस यही काम अब आपको करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों के लिए काम करेगी। फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर देयर फॉर यू गाइस। हम लोग मैराथॉन्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही शानदार तरीके से मैराथॉन्स ला रहे हैं, जिसमें आपकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मैराथॉन्स को हम करने वाले हैं फ्रॉम 22 ऑफ मार्च। तो सॉरी नॉट 22, 21 ऑफ मार्च, कल से आप लोगों की मैराथॉन्स शुरू हो रही है। वेट, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, शायद 22 ऑफ मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैराथन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूं, मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। सो यस, डेफिनेटली हमारी जो मैराथॉन्स है वो कल से शुरू हो रही है 22 ऑफ मार्च से। तो ये मैराथॉन्स आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी, है ना। ये मैराथॉन्स 22 ऑफ मार्च से शुरू की जा रही है एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इन मैराथॉन्स का हिस्सा, यानी कि इसी चैनल पे, अपने इसी चैनल पे ये मैराथन शुरू की जा रही है, इसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा, आपको बहुत बहुत हेल्प होगी। तो इसी के साथ मैं सेशन को करूँगी वाइंड अप। अगर किसी को भी ये लग रहा है कि मैम हम टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ले लें, क्या कर ले, तो देखो टेस्ट सीरीज़ अभी ये बैचेस भी अवेलेबल है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम हमारी प्रोफेशनल नॉलेज बिल्कुल ही तैयार नहीं, हम क्या करेंगे, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी वाला ये बैच अभी भी अवेलेबल है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं लास्ट के 6 दिन में केवल अपने पेपर 2 की अच्छे से तैयारी कर लूँ, मेरा पेपर 1 तो तैयार है, या किसी को लग रहा है कि पेपर 2 तो तैयार है, पेपर 1 की तैयारी कर लूँ, तो इस बैच में आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। Y651 ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि अब इसकी किसी को नीड होगी, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम की बहुत कमी हो जाती है। तो स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए मेंशन कर रही हूँ। रहा अब टेस्ट सीरीज़ वाला, तो गाइस टेस्ट सीरीज़ ये अवेलेबल है, कहीं और से टेस्ट सीरीज़ है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं है तो मैं बता दूं, लीगल के, HR के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, सबके टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। यूज़ द कोड Y651 फॉर द सेम। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है टेस्ट प्राइम। इस टेस्ट प्राइम में आपकी लीगल, HR, मार्केटिंग, कोल इंडिया की सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होंगी। उसके साथ साथ आपको इसमें कुछ एडिशनल टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे, यानी कि बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी टेस्ट सीरीज़ इसमें अवेलेबल होंगी, जैसे कि रेलवे है, SSC है, आपका स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, डिफेंस है, और आपका RBI ग्रेड भी है, NABARD है। इन सब एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसी में मिलेंगी और ये आपको Y651 डिस्काउंट कोड यूज़ करने पे आपको मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं पता हाउ टू अवेल इट, तो वो मैं बता देती हूँ। आपको जाना है ATA 24/7 एप्लीकेशन पे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस है, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज़ चैनल पे, यहाँ पे आ जाएगा कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर ये बैचेस अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये आपकी सारी मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी, यहाँ पे लिखा है इंक्लूडेड इन प्राइम, ये सारी टेस्ट सीरीज़ आपके प्राइम में अवेलेबल हैं। तो कुछ आपका 100 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। आई विल सजेस्ट कि टेस्ट प्राइम में जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे और एग्जाम, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेट मी शो यू, यहाँ लिखा है ऑल एग्जाम्स 1 सब्सक्रिप्शन। ये सभी एग्जाम, ये IBPS, UPSC, ये हो गया आपका इंडियन रेलवेज, और ये हो गया आपका डिफेंस, और ये हो गया आपके बाकी, तो सभी एग्जाम्स और कोल इंडिया के तो इंक्लूडेड हैं ही। तो इसमें आप जाके यहाँ पे कर दीजिएगा बाय नाउ। बाय नाउ करके आप यहाँ पे लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, Y651, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, कर देंगे अप्लाई। सो ये 379 में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल गाइज। आई होप ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगे और ये आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में और बेटर करने के लिए। रेस्ट हमारी मैराथन सारी, उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कंप्लीटली फ्री मैराथन्स हैं, और बाकी मेरी क्लास तो आप लोगों के साथ होती है डेली एट 11 AM। सो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड कोई और भी डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।